अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9, वो है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। देखिए बच्चे, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? कोलिजन क्या चीज़ है? तसादुम, टकराव। दो टाइप्स बता दी गई कोलिजन की, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन कैसी कोलिजन है, कैसा टकराव है, कैसा तसादुम है? ऐसी कोलिजन जिनके अंदर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों चीजें क्या रहें? कंजर्व रहें। कंजर्व क्या? यकसा रहे। उसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। सपोज कर लें कि हमारे पास दो बॉल्स हैं, वो मूव कर रही हैं। एक बॉल का मोमेंटम है P1, दूसरी बॉल का मोमेंटम है P2। वो दो बॉल्स आपस में टकराती हैं, तो टकराने के बाद मोमेंटम में चेंज पैदा हो जाता है। मोमेंटम में चेंज पैदा हो जाता है। एक पहली बॉल का मोमेंटम चेंज होकर P1 प्राइम हो जाता है, दूसरी बॉल का मोमेंटम P2 प्राइम हो जाता है। अभी मैंने ऊपर ही बात की कि मोमेंटम तो यकसा रहता है, कंजर्व रहता है, एक जैसा रहता है, तो फिर चेंज से क्या मुराद है? तो बताने का मतलब है कि कोलिजन से पहले, टकराने से पहले, वो जो दो बॉल्स मूव कर रही थी उनके मोमेंटम का सम इक्वल रहता है टकराने के बाद उन दोनों बॉल्स के मोमेंटम के सम के। ऐसी कोलिजन जिनमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहें, उसे हम क्या कहते हैं? इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। अब मोमेंटम की एग्जांपल तो क्लियर हुई, काइनेटिक एनर्जी कैसे कंजर्व रहती है ये बात बताएं। उसकी भी एक एग्जांपल है कि अगर हम एक हार्ड बॉल को किसी भी मार्बल के फ्लोर के ऊपर थ्रो करें, तो वो दोबारा से उसी हाइट पर वापस आती है, रिबाउंड होकर अपनी इनिशियल हाइट पर वापस आती है, और उसकी एनर्जी में कोलिजन के वक्त जो लॉस होता है वो इंतहाई कम होता है, निग्लिजिबल होता है। तो जब जिस हाइट से बॉल गई उसी हाइट पर वापस आई, तो हमने ये कहा कि उसकी एनर्जी जो है वो क्या है? कंजर्व। दूसरी टाइप हमारे पास जो है वो है इन इलास्टिक कोलिजन। अब इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिसिटी के अगर हम बरअक्स बात करने लग जाएं, तो हमारे जहन में फौरन से ये आता है कि ऐसी कोलिजन जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना हो, वो इन इलास्टिक होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इन इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन है जिसमें मोमेंटम कंजर्व ही रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। ये मजे की बात है, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन में जो चीज़ कॉमन है वो यही कि मोमेंटम दोनों टाइप्स में कंजर्व है, जबकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। ये डिफरेंस है दोनों। तो ऐसी कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन कहलाएगी। इसीलिए मैंने जो काइनेटिक एनर्जी का सम बिफोर कोलिजन नॉट इक्वल टू लिखा है काइनेटिक एनर्जी के सम के आफ्टर कोलिजन के, जबकि मोमेंटम को मैंने क्या लिखा है? इक्वल टू लिखा। किस तरह ऐसा हो सकता है कि मोमेंटम कंजर्व रहता हो और एनर्जी कंजर्व ना रहती हो? तो देखें, अगर दो टेनिस बॉल आपस में कोलाइड करें, तो कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज में फर्क आएगा। क्या फर्क आया? कि वेलोसिटी कोलिजन से पहले जितनी थी, कोलिजन के बाद कुछ कम हो गई। तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज लेस क्यों हुई? उसकी वजह यह है कि कुछ हिस्सा एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का क्या हो गया? लॉस हो गया फ्रिक्शन की वजह से। किस में? हीट में हो सकता है, साउंड में हो सकता है। तो एनर्जी अगर कुछ लॉस हो गई, तो उसकी वजह से वेलोसिटी जो है वो टेनिस बॉल की क्या हो गई? रिड्यूस हो गई, लेस हो गई कोलिजन से पहले की निस्बतन। इस कोलिजन को हमने क्या कहा? इनइलास्टिक कोलिजन कहा। याद रखें, इट इज टू बी नोटेड दैट मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी आर कंजर्व्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन्स। हाउएवर द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि मोमेंटम और टोटल एनर्जी तमाम कोलिजन्स की टाइप्स में कंजर्व रहती है।
यहां पर अब बच्चा ये सवाल कर सकता है सर अभी तो आप बता के आए हैं कि इलास्टिक में एनर्जी कंजर्व है, इन इलास्टिक में एनर्जी कंजर्व नहीं है। तो मैंने वहां पर बात की है बच्चों काइनेटिक एनर्जी की। टोटल एनर्जी, मोमेंटम, ये दोनों चीजें तमाम कोलियंस चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो क्या रहती हैं भाई, कंजर्व रहती हैं। जबकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलियन में। ये देखें, ये फर्क आपके सामने मैंने लिखा है। क्यों? इट इज बिकॉज अ पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड, हीट एंड डिफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व क्यों नहीं रह पाती इन इलास्टिक में? उसकी वजह ये होती है कि काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा साउंड में कन्वर्ट हो सकता है, हीट में कन्वर्ट हो सकता है, या ऑब्जेक्ट्स की डिफॉर्मेशन में, डिफॉर्मेशन मतलब तोड़ फोड़ में कन्वर्ट हो सकता है। जबकि एक बात और भी है कि इलास्टिक कोलियन एक आइडियल केस है, वो जो परफेक्ट इलास्टिक कोलियन का केस है वो इस कायनात में कभी मुमकिन नहीं है। इस चैप्टर का दूसरा लॉन्ग जो है इलास्टिक कोलियन इन वन डायमेंशन, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। डेफिनेशन क्या है जी इलास्टिक कोलियन इन वन डायमेंशन? ऐसी कोलियन, लेकिन वन डायमेंशन, यानी केस क्या है कि जो कोलियन होगी वो किसी एक डायरेक्शन में मूव हो रही है। मतलब बॉल्स ही अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो वो बॉल्स या तो एक्स में या वाई में या जी में मूव कर रही हैं, तो ये वन डायमेंशनल केस होगा। डेफिनेशन क्या कहती है इलास्टिक कोलियन इन वन डायमेंशन की? द कोलियन इन विच द कोलाइडिंग बॉडीज मूव अलोंग द सेम स्टेट पाथ अलोंग विच दे वर मूविंग बिफोर, देन कोलियन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलियन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक का वर्ड मिस हो गया, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है। इलास्टिक कोलियन इन वन डायमेंशन। देखें ये जो क्वेश्चन है इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा मैंने एक क्वेश्चन की फॉर्म में यहां पर बता दिया, शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यानी इसके पहले हिस्से में हमने ये प्रूव करना है कि जो रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है दो बॉल्स की, वो बराबर होनी चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के। अब प्रूव क्या है जी? कंसीडर कर लें कि आपके पास दो स्मूथ नॉन रोटेटिंग बॉल्स हैं जिनका मैस m1 और m2 है, मूव कर रही हैं इनिशियली वेलोसिटीज के साथ v1 और v2। वो टकराती हैं, यानी ये दो बॉल्स हमने ले ली m1 और m2, मूव कर रही हैं किसी एक डायरेक्शन में, किस वेलोसिटी से? v1 और v2 से। दे कोलाइड, टकराई, एंड आफ्टर कोलाइजन, और टकराने के बाद भी ये दोनों उसी डायरेक्शन में उसी लाइन में मूव करने लगी, लेकिन विदाउट रोटेशन। अब सवाल ये बनता है बच्चों का कि सर नॉन रोटेटिंग बॉल्स का मतलब क्या है? जब एक बॉल मूव कर रही है किसी सरफेस के ऊपर तो वो तो रोटेट कर सकती है। जी बिल्कुल करती है, लेकिन अगर एक बॉडी हवा में हो, ये बॉल्स दोनों हवा में हो, तो हम ये केस कह सकते हैं कि ये बॉल्स मूव किए बगैर, रोटेट किए बगैर आगे की तरफ मूव करेंगे। जैसे एक बॉल को थ्रो किया जाए किसी कीपर की तरफ क्रिकेट में, तो देखें वो बॉल बगैर मूव किए भी बगैर रोटेट किए भी मूव करता है। तो ये केस इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है जब रोटेशन नहीं है। तो टकराने के बाद इन दो बॉल्स की वेलोसिटी में फर्क आ गया, v1 प्राइम और v2 प्राइम हो गई। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो कि हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है वो अप्लाई करें तो हम जानते हैं कि कोलिजन से पहले जो पहली बॉल का मोमेंटम है वो m1 v1 है, कोलिजन से पहले जो सेकंड बॉल का मोमेंटम है m2 v2 है। अब ये दो बॉल्स का एक सिस्टम है, तो जो कोलिजन से पहले इस सिस्टम का जो मोमेंटम है वो बराबर है, इज इक्वल टू कोलिजन के बाद इस सिस्टम के मोमेंटम के, यानी m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। सिंप्लीफाई किया हमने इसको, क्या किया है कि जो v1 वाली वैल्यूज हैं वो एक तरफ कर ली, जो v2 वाली वैल्यूज हैं वो दूसरी तरफ कर ली। जब ये v1 वाली वैल्यू इज इक्वल टू के इस तरफ आई तो माइनस हो गई, दोनों में m1 कॉमन था, हमने कॉमन ले लिया। m2 वाली टर्म इज इक्वल टू के इस तरफ जाकर राइट साइड की तरफ जाकर माइनस में हो गई, और m2 दोनों में कॉमन था, हमने कॉमन ले लिया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहती हूँ। कोलिजन इलास्टिक हुई है, अगर मोमेंटम कंजर्व है, ये मोमेंटम कंजर्व है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहनी चाहिए। तो कोलिजन से पहले पहली बॉल की काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 v1 स्क्वायर है,
सेकंड बॉल की काइनेटिक एनर्जी m2v2 है। आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू टकराने के बाद पहली बॉल की काइनेटिक एनर्जी हाफ m1v1 प्राइम का स्क्वायर, ये फर्क रखा, और टकराने के बाद सेकंड बॉल की काइनेटिक एनर्जी हाफ m2v2 प्राइम का स्क्वायर। इधर भी दोनों तरफ अगर हम 1/2 कॉमन लेकर उसे कैंसिल कर दें तो ये कैंसिल हो गया, m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर बचा, m1v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2v2 प्राइम स्क्वायर बचा। इधर भी यही किया कि जो v1 वाली टर्म्स है वो इस एक तरफ ले गए, जो v2 वाली टर्म्स है वो दूसरी तरफ ले गए। ले जाने के बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी, इसलिए v1 प्लस v1 प्राइम v1 माइनस v1 प्राइम लिख दिया। इधर भी ऐसा ही किया, v2 प्राइम प्लस v2 प्राइम माइनस v2। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 पर, इक्वेशन 2 को जब इक्वेशन 1 पर डिवाइड किया तो सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। इन दोनों का माइनस कॉमन बाहर ले लो तो v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। तो देखें v1 माइनस v2 यानी ये जो डिफरेंस है ये वेलोसिटी का डिफरेंस है। कौन सी वेलोसिटी का? वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल रिलेटिव टू द सेकंड बॉल बिफोर कोलाइन, यानी v1 माइनस v2 ये डिफरेंस क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल है रिलेटिव टू द सेकंड बॉल टकराने से पहले, बराबर है v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल रिलेटिव टू द फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलाइन। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों बॉल्स की डायरेक्शन में जो है वो फर्क हो। रिलेटिव वेलोसिटी जो यहां पर बात हो रही है v1 माइनस v2, ये उस सिस्टम की वेलोसिटी है जो टकराने से पहले है, यानी फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी है टकराने से पहले। टकराने के बाद ये इक्वल है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलाइन के। लेकिन देखें फर्क ये है, यहां पर माइनस साइन ये बता रहा है कि ओवरऑल सिस्टम की वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जहन में आता है कि सर माइनस साइन तो डायरेक्शनल चेंज को बता रहा होता है, लेकिन यहां पर वो सिस्टम की रिलेटिव वेलोसिटी को डिक्रीज होना शो कर रहा है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को क्लियर होगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।